Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter 6 of class 8 history, and the chapter's name is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. So this chapter tells the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textiles and iron and steel. तो ये जो चैप्टर हम पूरा पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, वीवर्स के बारे में। वीवर्स कौन होते हैं? बुनकर होते हैं जो कपड़े को बुनते हैं। आयरन स्मेल्टर्स, जो लोग आयरन ओर से आयरन को निकालते हैं या फिर यूं कहीं लोहे को गलाते हैं या फिर आयरन ओर से लोहा निकालते हैं, उनको हम आयरन स्मेल्टर्स कहते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ फैक्ट्री ओनर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे लोग जो कि फैक्ट्रियों को ओन करते थे इंडिया में, उनकी क्या हालत थी ब्रिटिश रूल के अंडर। तो हम मेनली ये जानने वाले हैं क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स कौन होते हैं? ऐसे कोई भी काम जिसमें किसी स्किल की जरूरत होती है, जिसे हम दस्तकारी कहते हैं ना, कि जिसमें कोई पर्सन अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज क्राफ्ट। तो जो क्राफ्ट्स थे, जो हमारे यहाँ पे ऐसे दस्तकार थे जो हाथों से काम करते थे, कुछ बनाते थे, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का क्या इफेक्ट पड़ा? इंडस्ट्रीज, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, जो इंडिया के व्यापार था, उस पर ब्रिटिशर्स का क्या इफेक्ट पड़ा? तो इस पूरे सिनेरियो को, ये जो हमने पढ़ने जा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स का हमारे देश के क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या असर पड़ा, ये हम दो इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन सी दो इंडस्ट्रीज हैं? टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील। आप कहोगे तो तीन है, नहीं, तीन नहीं है, दो ही है। तो टेक्सटाइल जो है वो एक इंडस्ट्री है और आयरन एंड स्टील एक अलग इंडस्ट्री है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज टू इंडस्ट्रीज and we will see how the Britishers affected our crafts and industries with the help of these two industries. So both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. तो हमने सिर्फ ये दो इंडस्ट्रीज ही क्यों चुनी इस पूरे इफेक्ट को पढ़ने के लिए? क्योंकि ये जो दो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील, ये जो दो इंडस्ट्रीज हैं, ये पूरे वर्ल्ड का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं ना कि हमारे देश में मतलब हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, है ना। तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये दो इंडस्ट्रीज ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। तो पहले क्या होता था कि जो कॉटन के कपड़े वगैरह हैं वो हाथ से बनाए जाते थे, जो हैंडलूम्स होते थे ना, उनसे कपड़ा बुना जाता था। मतलब कि जो मशीनें हैं उन्हें लोग मैन्युअली ऑपरेट करते थे, हाथ से उनका इस्तेमाल करते थे, तब जाके कपड़ा जो है बुन पाता था। बट ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब कॉटन का कपड़ा जो है वो मैकेनिकली प्रोड्यूस होने लग गया, मतलब कि मशीनों के मदद से कपड़ा प्रोड्यूस होने लग गया। और जैसे ही कॉटन की जो टेक्सटाइल है, कॉटन का जो कपड़ा है वो मैकेनिकली प्रोड्यूस होने लग गया ब्रिटेन में, उस वजह से ब्रिटेन जो है वो फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन बन गया 19th सेंचुरी का। फॉरमोस्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आगे। तो जो ब्रिटेन है वो एकदम से आगे निकल गया लोगों से, दूसरे देशों से इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में। और ये हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की, ठीक है। And when its iron and steel industry started growing from 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. और जैसे ही ब्रिटेन में 1850s से उसकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बढ़ने लग गई, वैसे ही जो ब्रिटेन है उसको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लग गया। वर्कशॉप क्या होती है? जहाँ पे लोग कुछ काम करते हैं, जहाँ पे कुछ बनता है। तो इस तरीके से, क्योंकि ब्रिटेन में अब इस लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी, मैकेनाइजेशन आ चुकी थी, कि अब इसको लोग जो हैं ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बुलाने लग गए। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. अब आप बोलोगे कि हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? Why we are studying about Britain's industrialization? Why we are focusing a lot on Britain's mechanization and development of iron and steel industry? Why? So the reason is because जो ब्रिटेन है ना, उसमें जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसका बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है हमारे इंडिया के कॉलोनाइजेशन से। मतलब कि ब्रिटेन ने जिस तरीके से इंडिया पे कब्जा किया, कॉन्क्वेस्ट किया, है ना, इंडिया को अपने कब्जे में लिया, उसको कॉलोनी बनाया अपनी, तो उस पूरे प्रोसेस में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। अब कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया ये तो हम पूरे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट हाँ, अभी के लिए आप इतना समझो कि जो
इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज बनी, मशीनें बनी, मैकेनाइजेशन हुआ चीज़ों का कि चीज़ें जो हैं अब मैन्युअली नहीं मशीनों से बनने लग गई। इन सब ने बहुत ही ज़्यादा ब्रिटेन को मदद की इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने में। You have seen chapter 2 how the English East India Company's interest in trade led to occupation of territory and how the pattern of trade changed over decades. तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि किस तरीके से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इट केम एज ट्रेडर्स, ये इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आई थी। बट ट्रेडिंग करते करते उसने किस तरीके से टेरिटरीज पे ऑक्यूपेशन करनी स्टार्ट कर दी, टेरिटरीज को अपने कब्जे में स्टार्ट कर वो लोग करने लग गए। इस चीज को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे वो पॉलिटिकल अफेयर्स में अपनी टांग अड़ाने लग गए थे। उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी थी और जब फोर्टिफिकेशन शुरू हुई तो जो दूसरे बादशाह वगैरह हैं वो गुस्सा करने लग गए कि क्यों तुम हमारी जमीन पे इस तरीके से फोर्टिफिकेशन कर रहे हो। और क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे उन्हें लगा कि भाई ये जो राजा महाराजा हैं, बादशाह हैं, ये तो हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं, तो फिर वो लोग पॉलिटिकल अफेयर्स में अपनी टांग अड़ाने लग गए। वो लोग पॉलिटिकल जो मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर करने लग गए। उन लोगों ने जो बादशाह हैं उनसे अलग अलग तरह की कंसेशंस मांगी। मतलब ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 2 की पूरी वीडियो जो है फुल चैप्टर की, दैट यू कैन सी, आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। तो धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो बिजनेस करने आई थी, बट उसने धीरे धीरे करके बिजनेस के चक्कर में क्या किया, इंडिया की टेरिटरीज पर, इंडिया के हिस्सों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि धीरे धीरे करके, डेकेड्स मतलब होता है एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो दशकों में, डेकेड को हम हिंदी में दशक कहते हैं, राइट। तो एक दशकों में धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो पैटर्न है ट्रेड का, मतलब व्यापार करने का जो तरीका है, उसमें भी चेंज आया। इन द लेट 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. तो लेट 18th सेंचुरी की बात करें, मतलब हम 1780s 1790s वाले टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे क्या होता था, कंपनी क्या करती थी, कंपनी इंडिया में सस्ते से सामान खरीदती थी और उस सामान को खरीद के वो दूसरे देशों में, इंग्लैंड में, यूरोप में के जो देश हैं वहां पे वो बेच दिया करती थी। तो वो इंडिया से कोई सामान खरीद रही है और उसको दूसरे देश में, इंग्लैंड में, यूरोप में, वहां जाके बेच दे रही है। और इस खरीद बेच से ही वो क्या कर रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे। कि इंडिया में मान लो उन्होंने कोई जो सामान है वो 10 रुपए का खरीदा और उसको यहाँ पे जाके 15 रुपए का बेच दिया, तो दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹5। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट कमा रहे थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पैटर्न है इनके प्रॉफिट कमाने का, इनका बिजनेस करने का, वो चेंज होने लग गया विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी, मतलब कि इंडस्ट्रीज में जब सामान बनाए जाने लग गए, मशीनें जब बनने लग गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, they began to see India as a vast market for their industrial products, and over time manufactured goods from Britain began flooding India. तो जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, वहां पे जो सामान है वो बहुत ही बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज में बनने लग गया। क्योंकि देखो, जब इंसान सामान बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा धीरे धीरे बनते हैं, उसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है। बट क्योंकि मशीनें बना रही हैं तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी सारा सामान बना रही है, बहुत ही ज्यादा लेवल पे बना रही है और बहुत ही जल्दी बना रही है। तो क्या हुआ कि अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो व्यापारी थे, उनको अब एक मार्केट चाहिए थी जहां पे वो अपना सामान बेच सके। सामान तो तुमने बना लिया, बट अगर उसे बेच ही नहीं पाओगे तो फायदा क्या, प्रॉफिट तो तुम्हें बेच के ही कमाना है ना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सामान तो बना रहे थे, बट नाउ दे हैड टू फाइंड सम मार्केट। और उन्होंने मार्केट किसे चुना, इंडिया को। तो उन्होंने, क्योंकि देखो इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है, और उस टाइम पे तो जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये भी इंडिया का ही पार्ट था। तो यू कैन इमेजिन हाउ वास्ट इंडिया वाज। और इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। तो इस वजह से जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इंडिया को एक बहुत ही अच्छे बड़े मार्केट की तरह देखा। और जो सामान ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता था, उसको अब वो इंडिया में लाके बेचने लग गए। तो देखा कैसे पैटर्न चेंज हुआ। पहले इंडिया से सामान खरीदा जा रहा था और यूरोप में बेचा जा रहा था, बट अब क्या हुआ, अब यूरोपियन जो देश है, ब्रिटेन जो है, वहां पे सामान बनाया जा रहा है और उसको इंडिया में बेचा जा रहा है। तो इस तरीके से ओवर टाइम जो पैटर्न है ट्रेड का, वो चेंज हुआ। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करने लग गए, वो अपने वहां से सामान बना बना के इंडिया में फ्लडिंग करने लग गए। मतलब फ्लडिंग का मतलब कि जैसे एक तरीके से सामानों की बाढ़ आ गई हो। बाढ़ मतलब कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो लोग यहाँ पे सामान बेचने लग गए। ठीक है, कि इंडिया में आप जहां देखोगे चारों तरफ वहां ब्रिटेन वाले प्रोडक्ट्स ही आपको देखने मिलेंगे। ये हाल हो रहा था। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज? दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। तो ये जो ब्रिटेन से इतना सारा सामान इंडिया में आ रहा था, पूरा जो ट्रेड का पैटर्न है वो चेंज हो चुका था।
तो इस सब चीज का इंडिया के क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज पे क्या असर पड़ा, इंडिया के जो व्यापारी हैं, इंडिया के जो दस्तकार हैं, उन पे इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा, वो हम इस पूरे चैप्टर में जानने वाले हैं. सो दिस वाज बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी वीडियो वेयर वी केम टू नो दैट हाउ एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस होल चैप्टर.